वाइकिंग्स समुद्री योद्धा जिनका नाम आज भी लंबे जहाजों और एपिक लड़ाइयों की तस्वीरें दिखाता है। 8वीं सदी के आखिर से 11वीं सदी तक इन नॉर्समैन ने उत्तरी समुद्रों पर राज किया। नॉर्थ अमेरिका से रशिया तक खोजबीन, व्यापार और हमला करते रहे। उनकी डरावनी पहचान सिर्फ हिम्मत से नहीं बनी थी, बल्कि उन हथियारों से भी बनी थी जो वे चलाते थे। कुल्हाड़ियां जो ढालों को चीर सकती थीं और तलवारें जो ऑ इंस्पायर करती थीं। वाइकिंग हथियार सिर्फ टूल्स नहीं थे, वे मेटलर्जी के मास्टरपीसेस थे, स्टेटस सिंबल्स थे और लड़ाई में भरोसेमंद साथी थे। जो स्मिथ्स उन्हें बनाते थे, उनकी बहुत इज्जत होती थी। उनके सीक्रेट्स को बहुत केयरफुली रखा जाता था, जिससे वाइकिंग्स को एक टेक्नोलॉजिकल एज मिली। ये वाइकिंग मेटल वर्क की कहानी है, कैसे आयरन और स्टील में उनकी मास्टरी ने उनकी दुनिया और उनकी लेजेंड को शेप किया। वाइकिंग्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनकी लेजेंडरी ब्लेड्स के सीक्रेट्स को समझना होगा। वाइकिंग मेटलर्जी की शुरुआत बॉग आयरन से हुई, जो स्कैंडिनेवियन स्वैम्प से खोदी गई जंग लगी डिपॉजिट्स होती थी। यह और जो मिट्टी और अशुद्धियों के साथ मिली होती थी, उसे ब्लूमरी नाम की एक मिट्टी और पत्थर की भट्टी में बदला जाता था। कोयले की परतों के साथ और हवा से ब्लास्ट करके भट्टी की गर्मी आयरन को स्लैग से अलग करती थी, जिससे एक स्पॉन्जी मैस बचता था, जिसे ब्लूम कहते थे। स्मिथ इस ब्लूम को पीटता था, स्लैग को बाहर निकालता था और आयरन को एक सॉलिड बार में कॉम्पैक्ट करता था। हर बार मेटल को प्यूरिफाई और मजबूत करता था, जिससे मडी रॉक वर्केबल आयरन में बदल जाती थी। इस प्रोसेस में पेशेंस, स्किल और आग और मटेरियल की गहरी समझ की जरूरत होती थी। नतीजा, हर वाइकिंग हथियार के लिए रॉ फाउंडेशन। इन हम्बल बिगिनिंग्स से वाइकिंग्स ने वो टूल्स बनाए जिन्होंने उनके युग को डिफाइन किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी मास्टरी लेजेंडरी स्टील की ओर पहला कदम था। फॉर्ज वाइकिंग सेटलमेंट का दिल था, गर्मी, शोर और ट्रांसफॉर्मेशन की जगह। यहां स्मिथ्स आयरन ब्लूम्स को टूल्स और वेपन्स में शेप देते थे, फॉर्जेस, एनविल्स, हैमर्स और टोंग्स का इस्तेमाल करके। मजबूत मेटल का सीक्रेट कार्बन था। प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, लेकिन कार्बन के साथ यह हार्ड स्टील बन जाता है। वाइकिंग्स ने स्मेल्टिंग के दौरान और कार्बोराइजेशन के जरिए कार्बन डाला आयरन को चारकोल में गर्म करके उसकी सरफेस को हार्डन करना। चुनौती, हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करना। बहुत ज्यादा कार्बन तो ब्लेड टूट जाती है, बहुत कम तो वह मुड़ जाती है। केयरफुल हीटिंग, हैमरिंग, क्वेंचिंग और टेम्परिंग के जरिए स्मिथ्स ऐसी ब्लेड्स बनाते थे जो गहराई से काट सकें, फिर भी लड़ाई के शॉक को झेल सकें। फायर और आयरन का यह डेलिकेट डांस वाइकिंग क्राफ्ट्समैनशिप का सार था। उनके इनोवेशन ने उनके हथियारों को बाकी यूरोप से अलग कर दिया। हार्ड और फ्लेक्सिबल दोनों ब्लेड्स बनाने के लिए वाइकिंग स्मिथ्स ने पैटर्न वेल्डिंग को परफेक्ट किया। वे सॉफ्ट आयरन और हार्ड स्टील की रॉड्स को एक साथ फोर्ज करते थे, उन्हें गर्म करके और पीट कर एक सिंगल बार बनाते थे। इन बार्स को मोड़ना और वेल्ड करना इंट्रिकेट लेयर्ड पैटर्न्स बनाता था। जब ब्लेड को पॉलिश और एच किया जाता था, तो सर्पेंटाइन लाइंस दिखती थी। कोर फ्लेक्सिबल आयरन का होता था, जबकि किनारे हार्ड स्टील के होते थे, जिससे हथियार को रेजिलियंस और एक रेजर एज दोनों मिलते थे। यह प्रोसेस फाइनेस्ट सोर्ड्स के लिए रिजर्व था। वेपन से ज्यादा स्टेटस सिंबल्स थे। पैटर्न वेल्डेड ब्लेड्स न केवल डेडली थीं, बल्कि खूबसूरत भी थीं। उनके स्वर्लिंग पैटर्न्स स्मिथ की स्किल का एक टेस्टामेंट थे। हर तलवार यूनिक थी, उसकी कंस्ट्रक्शन हर लाइन और कर्व में दिखती थी। इस टेक्निक ने आर्टिस्ट्री और इंजीनियरिंग को जोड़ा, ऐसे हथियार बनाए जो यूरोप में एनविएबल थे। पैटर्न वेल्डिंग ब्लेड मेकिंग की इटर्नल चैलेंज का वाइकिंग्स का जवाब था। उनकी तलवारें, उनके परफॉर्मेंस और उनकी खूबसूरती दोनों के लिए लेजेंड्स बन गई। वाइकिंग सोर्ड्स में उल्फबर्ट अकेला खड़ा है, एक मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शन से चिह्नित और अपने समय से कई सदियों आगे के स्टील से बना। टिपिकल पैटर्न वेल्डेड ब्लेड्स के विपरीत उल्फबर्ट तलवारें क्रूसिबल स्टील से बनी थीं, प्योर, हाई कार्बन और रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग। इस स्टील को सीलबंद मिट्टी के बर्तनों में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर पिघलाया जाता था,
जिससे अशुद्धियों से मुक्त एक होमोजीनस मेटल बनता था। नतीजा, तलवारें जो मुड़ सकती थीं और वापस शेप में आ सकती थीं, एक डेवस्टेटिंग एज रख सकती थी और ब्रूटल कॉम्बैट में जीवित रह सकती थी। उल्फबर्ट ब्लेड्स इतनी एडवांस थी कि उनकी क्वालिटी यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक मैच नहीं की जा सकी। उनकी रेप्यूटेशन इतनी महान थी कि कई इमिटेशंस बनाए गए, लेकिन केवल जेन्युइन उल्फबर्ट्स में ही यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टील था। ये तलवारें रेयर, एक्सपेंसिव और एलीट के लिए रिजर्व थीं। उनके अस्तित्व से एक सवाल उठता है, वाइकिंग्स को इतना एडवांस्ड स्टील कैसे मिला? उल्फबर्ट के स्टील का रहस्य स्कैंडिनेविया से बहुत दूर था। क्रूसिबल स्टील टेक्नोलॉजी वाइकिंग यूरोप में मौजूद नहीं थी, लेकिन यह इंडिया और पर्सिया में वुड्स या डमास्कस स्टील के रूप में फली फूली। वाइकिंग्स, मास्टर ट्रेडर्स ने वास्ट रूट्स पर यात्रा की, खासकर वोल्गा, जो उन्हें इस्लामिक दुनिया से जोड़ते थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जैसे स्वीडन में अरबिक कॉइन्स मिडिल ईस्ट के साथ गहरे व्यापारिक संबंधों को उजागर करते हैं। वाइकिंग्स ने शायद क्रूसिबल स्टील इनगट्स आयात किए, उन्हें मास्टर स्मिथ्स द्वारा बनाने के लिए घर ले गए। इससे उल्फबर्ट तलवारें रेयर और कॉस्टली हो गईं, सबसे अमीर योद्धाओं के लिए लग्जरी आइटम्स। वाइकिंग स्मिथ्स की असली प्रतिभा इस एग्जॉटिक मटेरियल को पहचानने, हासिल करने और कुशलता से काम करने में थी। उल्फबर्ट तलवारें अपने युग के सुपर वेपन्स थीं, जो ग्लोबल ट्रेड को लोकल क्राफ्ट्समैनशिप के साथ मिलाती थीं। अपने यूरोपियन राइवल्स की तुलना में वाइकिंग हथियार बहुत आगे थे। जबकि फ्रैंकिश और एंग्लो सैक्सन तलवारें अक्सर सिंपल आयरन या खराब बनी स्टील होती थीं, वाइकिंग ब्लेड्स में कॉम्प्लेक्स पैटर्न वेल्डिंग और सुपीरियर कंस्ट्रक्शन होती थी। ज्यादातर यूरोपियन तलवारें आसानी से मुड़ जाती थीं या टूट जाती थीं। वाइकिंग तलवारें रेजिलियंस और शार्पनेस को जोड़ती थीं। लड़ाई में इसका मतलब था कि वाइकिंग योद्धा लंबे और कठिन लड़ सकते थे। उनके हथियार असफल होने की संभावना कम थी। उल्फबर्ट तलवारें खासकर बैटलफील्ड पर किसी भी चीज से बेहतर थीं, कमजोर ब्लेड्स और आर्मर को काट सकती थीं। मॉडर्न टेस्ट्स वाइकिंग स्टील की ड्यूरेबिलिटी और पावर की पुष्टि करते हैं। यह मेटलर्जिकल एज वाइकिंग डोमिनेंस के पीछे एक हिडन फोर्स था। उनके हथियार उनकी रेप्यूटेशन जितने ही फॉर्मिडेबल थे। वाइकिंग हथियारों को मिथ में ढका गया है, हॉर्न्ड हेलमेट से शुरू होकर, जो लड़ाई में कभी मौजूद नहीं था। रियल वाइकिंग हेलमेट्स सिंपल आयरन कैप्स थे, प्रैक्टिकल और प्रोटेक्टिव। तलवारें रेयर और एक्सपेंसिव थीं। ज्यादातर वाइकिंग्स कुल्हाड़ियों से लड़ते थे, काम और युद्ध दोनों के लिए वर्सेटाइल टूल्स। भाले और भी कॉमन थे, बनाने में सस्ते और शील्ड वॉल में डेडली। भाले की पहुंच और प्रभावशीलता ने इसे वाइकिंग आर्मीज की रीढ़ बना दिया। कुछ मिथ्स का दावा है कि तलवारों को मिस्टिकल पावर के लिए खून या यूरिन में बुझाया जाता था, लेकिन ये रिचुअल्स साइंस से ज्यादा लेजेंड थीं। ऑयल या ऑर्गेनिक लिक्विड्स में क्वेंचिंग स्टील को प्रभावित कर सकती थी, लेकिन असली जादू स्मिथ की स्किल में था। वाइकिंग हथियार प्रैक्टिकल, एफिशिएंट और नेसेसिटी से बने थे, फैंटेसी से नहीं। उनकी असली शक्ति क्राफ्ट्समैनशिप में थी, मिथ में नहीं। वाइकिंग स्टील सिर्फ टेक्नोलॉजी से ज्यादा था, यह उनकी संस्कृति और शक्ति की आत्मा थी। बॉग आयरन से लेकर पैटर्न वेल्डेड सोर्ड्स और उल्फबर्ट के क्रूसिबल स्टील तक, उनकी मास्टरी ने उनकी दुनिया को शेप किया। ये हथियार स्टेटस, सर्वाइवल और इनोवेशन के सिंबल्स थे। वाइकिंग ब्लेड्स की फेम कॉन्टिनेंट्स में फैली। उनके पैटर्न्स और इंस्क्रिप्शंस स्टील में कहानियां बताते थे। आज ये तलवारें हमें उन लोगों से जोड़ती हैं जिन्होंने स्किल, इंजीन्यूइटी और एक्सीलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट को महत्व दिया। वाइकिंग्स की असली एज सिर्फ लड़ाई में नहीं थी, बल्कि मेटल की उनकी समझ में थी। उनकी लेगेसी हर जीवित ब्लेड में बनी हुई है, फायर, फोर्स और ह्यूमन इंजीन्यूइटी का एक टेस्टमेंट। वाइकिंग स्टील की कहानी एक सभ्यता की कहानी है जो फायर में बनी। उसकी लेजेंड समय से अछूती है।